हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1 के पार्ट 2 यानी यूनिट 1 की जो चीजें बची हुई थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखिए BA 4 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र का जो यूनिट 1 था उसी का अध्ययन शुरू किया था और उसमें मैंने आप लोगों को मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा और शिक्षा और मनोविज्ञान में किस प्रकार का संबंध है और फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन किया था। तो अब जो चीजें बची थी उनका अध्ययन हम लोगों को आज की क्लास में करना है और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व और शिक्षा मनोविज्ञान को अध्ययन कैसे किया जाता है, इसकी क्या पद्धतियां हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। चलिए आइए देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है और इसके अध्ययन की करने की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बहुत ज्यादा है। यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया में यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इसके अनुसार यदि शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाए मनोवैज्ञानिक तरीके से तो उसमें सफलता बहुत बेहतर मिलती है और छात्रों का जो विकास होता है वो बहुत उच्च कोटि का होता है। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा मनोविज्ञान का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षा मनोविज्ञान एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके द्वारा देखिए, शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शिक्षा व्यवस्था तीनों ही दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसका महत्व होता है और इसकी उपयोगिता भी बहुत ही ज्यादा होते, यानी इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि यह तीनों लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। शिक्षा से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। यानी शिक्षा से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है और उसको सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो उसको इस विषय के द्वारा बेहतर तरीके से करना संभव हो पाता है। देखिए, बालक की शिक्षा कब प्रारंभ करनी चाहिए, सहज ढंग से सीखना कैसे संभव हो सकता है, किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, भाषा को सरलता से कैसे सिखाया जाए, शीघ्र व रोचक ढंग से पाठ्यवस्तु का स्मरण कैसे किया जाए, छात्रों की मानसिक योग्यताओं का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, पाठ्यक्रम की रचना कैसे की जाए, अमुक बालक को माध्यमिक शिक्षा के उपरांत किस प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहिए, जैसे अनेक प्रश्नों का उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। देखिए, अभी मैंने बताया ना कि हर क्षेत्र में इसका कि किसी स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, किसी पाठ्यक्रम को कैसे रोचक बनाना चाहिए, किसी स्टूडेंट को माध्यमिक के बाद, इंटरमीडिएट के बाद कौन से क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है इसी के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से हल की जा सकती हैं। देखिए, वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान दो प्रमुख ढंग से शिक्षा प्रक्रिया में अपना योगदान देता है। पहला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान दिया। देखिए, दो तरीके से योगदान देता है। पहला ये सैद्धांतिक तरीके से देता है और दूसरा प्रायोगिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से। देखिए, तथा शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के अभ्यास यानी प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन संबंधित क्षेत्र में योगदान दिया जाता है। पहले देखिए, सैद्धांतिक तरीके से करता है, सिद्धांतों को बताता है, नियमों को बताता है और फिर उसका व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिस करा के, अभ्यास करा के उसको पूरा करने का प्रयास करता है। देखिए, शिक्षा के इन दोनों क्षेत्रों में किए जाने वाले योगदान की प्रकृति और महत्व का ज्ञान पाठकों को शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नांकित कार्यों के अवलोकन से स्पष्ट हो सकती है। ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये कैसे कार्य करता है, इसके निम्नलिखित जो महत्व हैं
वो इस प्रकार से हैं और इन्हीं के आधार पर हम बेहतर तरीके से इसको जो है समझ सकते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, यानी किस बालक के अंदर किस प्रकार की विकास करने की क्षमता है, योग्यता है, उसको समझने में ये बहुत ही मदद करता है। शिक्षण अधिगम की प्रकृति को समझने में, यानी किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी संस्थान में टीचिंग लर्निंग की प्रकृति कैसी, इसका जो नेचर कैसा है, वो ये समझने में बहुत ही मदद करता है। अगला है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, यानी कौन सा छात्र किस प्रकार का है, दो छात्रों के बीच किस प्रकार का अंतर है, उनकी व्यक्तिगत योग्यता क्या है, व्यक्तिगत क्षमता क्या है, व्यक्तिगत रुचि क्या है, ये सब कुछ इसके द्वारा पता चलता है। प्रभावशाली शिक्षण विधियों को समझने में, यानी किस स्टूडेंट के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि उपयोगी है, यह समझने में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। बालकों की समस्याओं को समझने और सुलझाने में, यानी कोई बालक है, कोई छात्र छात्रा है, उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्या समस्या है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसको क्यों नहीं रुचि आ रही है, ये भी इसके द्वारा बेहतर तरीके से दूर किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान व संरक्षण करने में, यानी देखिए किसी भी बालक बालिका छात्र छात्रा का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार सा है, वो मानसिक रूप से किस प्रकार से सोचता है, उसके कार्य करने की क्या तौर तरीके हैं, वो लोगों से किस प्रकार से जुड़ता है, बिहेव करता है, ये सारी चीजें भी इसके द्वारा बेहतर तरीके से हल की जा सकती हैं और उसको संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करने में, देखिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाए, किन लोगों के अनुसार तैयार किया जाए और उसको किस प्रकार से रुचिकर तैयार किया जाए, ये सारी चीजें इसी के द्वारा होता है। अधिगम परिणामों का मापन करने में, अब देखिए किसी भी स्टूडेंट को जो चीज पढ़ा दी गई, समझा दी गई, उसने अधिगम कर लिया, सीख लिया, अब उसको किस तरीके से मापा जाए, यह भी इसके द्वारा किया जाता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रदान कर, यानी विशिष्ट बालक जो होते हैं, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके द्वारा जो कुछ भी सीखा जा रहा है उसको किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसमें किस प्रकार से सुधार करना चाहिए, ये सब भी इसी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है समूह गत्यात्मकता को समझने में, यानी जो विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट हैं, विभिन्न प्रकार के छात्र छात्रा हैं, उनकी सामूहिक रूप से किस प्रकार की गति है, उनका विकास का जो स्तर है वो सामूहिक रूप से किस प्रकार के, वो कैसे एक साथ सीख रहे हैं, कैसे किसी चीज को जान रहे हैं, वो सब भी इसके द्वारा होता है। शिक्षण में देखिए सहायक सामग्री का उपयोग करने में, विभिन्न प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, किस स्टूडेंट के लिए कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए, कब किया जाए, ये सब भी इसके द्वारा होता है। शैक्षिक प्रशासन को प्रभावी बनाने में, देखिए किसी भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे प्रभावी बनाया जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान उसमें भी योगदान देता है। अनुकूल समय सारणी बनाने में, किस प्रकार से छात्रों के लिए टाइम टेबल बनाया जाए, कौन सा टाइम टेबल उनके लिए अनुकूल हो, ये भी इसके द्वारा निर्धारित होता है। उसके बाद देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित करने में, देखिए विभिन्न प्रकार के को करिकुलर एक्टिविटी भी कराई जाती हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में। छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको विभिन्न प्रकार के खेल कूद और भी एक्टिविटी कराई जाती हैं, जैसे एनएसएस, स्काउट गाइड, तो इसमें वो किस प्रकार से बेहतर तरीके से भागीदार करते हैं। बहुत सी जगह देखिए योगा का प्रशिक्षण कराया जाता है। तो ये सब चीजें कैसे किसी छात्र के ज्ञान में, उनके शारीरिक विकास में, उनके मानसिक विकास में योगदान देंगी, ये भी इसी के द्वारा होता है। पाठ्य पुस्तकों की रचना करने में, कौन सी पुस्तक को किस तरीके का बनाया जाए, कौन सी पुस्तक कितनी प्रभावी रहेगी छात्रों पर, छात्राओं पर, तो ये सारी चीजें भी इसके द्वारा होती हैं। फिर उसके बाद देखिए शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन स्थापित करने में, किसी शिक्षण संस्थान में कैसे अनुशासन बेहतर तरीके से स्थापित किया जा सकता है, कैसे छात्र छात्राओं को अनुशासन में रखा जाए, तो ये सब चीजें भी इसके द्वारा होती हैं। देखिए तो इन विभिन्न प्रकार के महत्वों से देखिए हमको क्या समझ में आ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
यह देखिए बालकों की जरूरत, रुचि, योग्यता, सामर्थ्य तथा परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है। बालक का सहज विकास हो सके इसके लिए देखिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, समय सारणी, शिक्षण विधि को नित्य प्रतिदिन नूतन व नवीन रूप दिया जा रहा है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कर करके ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसके द्वारा देखिए अब छात्रों की शैक्षिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से निदान व समाधान किया जाता है इसी की मदद से। इसके अलावा देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के फलस्वरूप शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन आया है। आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था देखिए क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। पहले की क्या होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी, लेकिन अब क्या है कि किसी स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, किस चीज में उसकी रुचि है, उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, उसी को तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये गलत तरीका है। उसके अनुसार देखिए परंपरागत, शुष्क तथा निष्क्रिय प्रक्रिया के स्थान पर शिक्षा को एक आनंदमयी तथा सक्रिय भागीदारी वाली क्रिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की तरह नहीं कि रटे रटाए तरीके से, परंपरागत तरीके से जो मन में आए पढ़ा दिए क्लास में, स्टूडेंट को समझ में आए चाहे न आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दूसरे तरीके से बताइए, उसको समझाइए। उसको रुचि नहीं है उसमें तो इसका मतलब है कि आपके पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। तो आप ऐसा स्किल डेवलप करिए कि जिससे सभी छात्रों को, चाहे क्लास में कोई भी बैठा हो, उसको पढ़ने में रुचि हो। तो ये सारी चीजें जो है अपनाई जा रही हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी जो कुछ भी शिक्षा प्रदान की जाए वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। देखिए पहले शिक्षा का अर्थ बालक को अधिकाधिक ज्ञान प्रदान करना था, जबकि आजकल की शिक्षा का अर्थ देखिए बालक को उचित परामर्श देकर उसके सर्वआयामी, सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास का मार्ग प्रशस्त करना। पहले देखिए क्या होता था कि टीचर का उद्देश्य होता था, गार्जियन भी सोचते थे कि हमारे बच्चे को बहुत सारी चीजें याद हैं, वो मुंहजबानी बोल देता है, ये चीजें उसको आती हैं। अरे उसको मुंहजबानी याद है या ये चीजें वो आता है, करता है, उससे क्या फायदा अगर उसका व्यवहारिक रूप से वो उपयोग जीवन में नहीं कर पा रहा है, तो ये चीजें गलत है। वो उस चीज का उपयोग कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है ये होना चाहिए। वो रट लिया है, याद कर लिया है, उससे मतलब नहीं है। और टीचर भी जबरदस्ती मार मार के बच्चों को याद कराते थे, रटाते थे, उसका मतलब उनको नहीं पता कि ये है क्या, इसका मैं उपयोग भविष्य में कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है अब बदल रही हैं। अब क्या किया जाता है कि छात्र छात्राओं को इस तरीके से पढ़ाया जाए, उनको इस प्रकार के उदाहरण दिए जाएं जिससे उनको लगे कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकता हूं या कर सकते हूं। अब देखिए हम लोग है अगला जो टॉपिक था आज का, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां, यानी स्टडी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान को किस तरीके से अध्ययन करना चाहिए, ये चीजें इसमें आती हैं। इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की जो विधियां हैं उनको देखिए मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला देखिए है निरीक्षण विधि, यानी मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरी है देखिए प्रयोगात्मक विधि, यानी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट। और तीसरी है विवरणात्मक विधि, यानी मेथड्स ऑफ एक्सपोजिशन। यानी 3 ये मेन तरीके हैं जिससे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए इसमें जो पहली निरीक्षण विधि है, इस देखिए वो 2 तरीके से की जाती है। एक देखिए अंतर्दर्शन विधि और दूसरा होता है बहिर्दर्शन विधि। उसी प्रकार से देखिए जो विवरणात्मक विधि है, जो एक्सपोजिशन यानी विभिन्न प्रकार के विवरण प्राप्त किए जाते हैं, उसमें देखिए कई भाग होते हैं। जैसे पहला है देखिए जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। दूसरा है देखिए विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। तीसरा है देखिए तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। चौथा है मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिकल मेथड। 5वां है देखिए नैदानिक विधि, डायग्नोस्टिक मेथड। और 6वां है सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड। यानी इन जो 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं इनको भी कई उपभागों में बांटा गया है, जिसमें देखिए निरीक्षण विधि को 2 भागों में और विवरणात्मक विधि को 6 भागों में बांटकर हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर पाते हैं। अब देखिए इन विभिन्न प्रकार की विधियों को हम तो सूक्ष्म रूप से
जो है व्याख्या कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि इनको कैसे उपयोग किया जाए। देखिए, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इन विधियों का प्रयोग व्यवस्थित तरह तथा परिष्कृत ढंग से किया जाता है, जबकि दैनिक जीवन में व्यक्ति इनको मन चाहे तथा अपरिष्कृत ढंग से प्रयोग करता है। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इन सब विधियों का बहुत बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं और उसको व्यवस्थित तरीके से उपयोग करते हुए बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जबकि जो दैनिक जीवन होता है आम लोगों के द्वारा इनको सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता, मनमाने तरीके से जैसे तैसे। ठीक है, आप देखिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयुक्त होने वाली जो विधियां हैं इनको देखिए, हम लोगों ने अभी देखा कि 3 वर्गों में बांटा जाता है, निरीक्षण विधि, विवरणात्मक विधि और प्रयोगात्मक विधि। आप देखिए, अध्ययन विधियां के जो ये तीनों वर्ग हैं अपने अपने ढंग से मनोवैज्ञानिक संप्रत्यायों और कार्य विधियों का अध्ययन करके सिद्धांतों और अनुप्रयोग को प्रस्तुत करते हैं। इनकी देखिए, जो ये विधियां हैं इनकी 6 मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, क्रमबद्धता, यथार्थता, वस्तुनिष्ठता, परीक्षण योग्यता, पुनरावृत्ति, सार्वभौमिकता। यानी ये जो विधियां हैं ये 6 रूपों में बहुत ही विशेष होती हैं। इनकी ये विशेषता क्या क्या होती है? ये क्रमबद्ध होनी चाहिए, दूसरी ये यथार्थ होनी चाहिए, ये वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, ये परीक्षण के योग्य होनी चाहिए, इनकी पुनरावृत्ति की जा सके, ऐसा ना हो कि केवल एक बार प्रयोग किए दोबारा नहीं कर सकते, और ये सार्वभौमिक होने यानी सभी के लिए उपयोगी हो, सभी के लिए एक बराबर हो। तो ये इसकी 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। देखिए, आधुनिक मनोवैज्ञानिक गण व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों के विविध सोपानों का अनुसरण करते हैं। वैज्ञानिक विधियां प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण, व्याख्या के आधार पर परिणाम प्राप्त करती है। यानी देखिए, जब वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है तो सबसे पहले डाटा एकत्रित किया जाता है, प्रदत्त एकत्रित किया जाता है, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और तब जाके उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है और फिर रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। इसीलिए देखिए, ये जो विधियां होती हैं निर्विवाद रूप से क्या होती हैं? वस्तुनिष्ठ होती हैं, वैध होती हैं तथा निष्पक्ष होती हैं। यानी इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है अथवा पूर्व में किया जाता था उन्हें निम्नवत ढंग से लिखा जा सकता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन विधियों का प्रयोग करा जाता है या किया जाता था वो कौन कौन सी हैं, उनको देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने वहां चार्ट के माध्यम से देखा, अब इनको इस रूप में देखते हैं। निरीक्षण विधि, इसको देखिए 2 रूपों में, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। उसी प्रकार से देखिए, विवरणात्मक विधि को जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार से देखिए, जो प्रयोगात्मक विधियां हैं उनको देखिए एकल समूह प्रयोग, समतुल्य सहयोग प्रयोग, चक्रावृत समूह प्रयोग। ठीक है, आप देखिए, इनमें से कुछ विधियां प्राचीन विधियां हैं जिनमें वैज्ञानिकता की कमी होने के कारण वर्तमान में उनका प्रयोग लगभग नगण्य हो गया। इसमें देखिए कुछ ऐसी विधियां हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, तो उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, अमनोवैज्ञानिक है, तो इसलिए उनका प्रयोग धीरे धीरे नहीं किया जाता है, पूरी तरह से नगण्य हो गया। जबकि कुछ विधियां जो हैं उसका प्रयोग आजकल भी किया जा रहा है और ये बहुत ही उपयोगी है। देखिए, मनोविज्ञान की इन सभी विधियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहला देखिए क्या है? अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। देखिए, अंतर्दर्शन से तात्पर्य है अपने अंदर देखना या अंतर निरीक्षण से है। यानी यह विधि ऐसी विधि है जिसमें कोई व्यक्ति सबसे पहले अपने अंदर देखता है, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, सब कुछ देखता है। तो ये विधि जो है बहुत ही प्राचीन विधि। देखिए, मनोवैज्ञानिक संभवतः सबसे प्राचीन विधि, यह मनोविज्ञान की पुरानी विधि है। इस विधि का प्रतिपादन देखिए संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक देखिए विल्हेम वुंट के द्वारा तथा उनके शिष्य टिचनर के द्वारा किया गया था। यानी एक पुरानी विधि है और इसका उपयोग सबसे पहले विल्हेम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था।
इन्होंने देखिए इस विधि का उपयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में चेतना अनुभूतियों के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी इन्होंने कहा कि हम अपनी चेतना का, कॉन्शियस का अध्ययन तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंतर झांकते हैं। यानी एक तरह से देखिए ये विधि जो है पुराने जमाने के जो आध्यात्मिक विधि थी उसी से मिलती जुलती, यानी अध्यात्म से संबंधित है। और अध्यात्म वही तरीके व्यक्ति कर सकता है, अपने अंदर अच्छे तरीके से देख सकता है, अपनी आत्मा को झांक सकता है, जो ईश्वर से बेहतर जुड़ाव रखता हो। देखिए इस विधि के अनुसार चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में 3 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पहली चीज संवेदना, भाव और प्रतिमा, इमेज। इसमें देखिए उदाहरण स्वरूप देखिए क्या होता है कि जैसे किसी मृतक को देखकर होने वाली चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में मृत शरीर को देखना दृष्टि संवेदना है, दुख होना है भाव की अभिव्यक्ति है, तथा मृत शरीर को देखकर मन में किसी खास स्वरूप का बनना प्रतिमा का बनना है। देखिए इसका उदाहरण इन्होंने ऐसे बताया है, जब किसी मृत व्यक्ति को कोई व्यक्ति देखता है तो उसके प्रति उसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उसकी इमेज सामने उसको नजर आती है कि ये व्यक्ति ऐसा था, ये व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता था। तो उसके अंतर्गत अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो उसके प्रति उसके मन में भावना बहुत प्रशंसा की आएगी और दुख होगा। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य किया है तो लोग उसको कहेंगे अरे बहुत बेकार आदमी था, जाने दो ऐसे, तो उसके तिरस्कार की भावना आएगी। उसकी इमेज आती है, अगर उसकी इमेज वो अच्छा कार्य किया था तो उसकी सकारात्मक इमेज आएगी, अगर गलत कार्य किया था तो नकारात्मक। अगर अच्छा कार्य किया है तो व्यक्ति उस व्यक्ति को जल्दी भूलता नहीं है, और अगर गलत कार्य किया हुआ व्यक्ति है तो उस व्यक्ति सोचता है कि उसकी मुझे याद कैसे आ जा रही है, उसको सोचता है जल्दी से जल्दी भुलाने का प्रयास करता है। देखिए अंतर्निरीक्षण को आत्मनिरीक्षण अथवा स्वनिरीक्षण से अधिक व्यापक समझना चाहिए। देखिए ये अंतर्निरीक्षण और स्वनिरीक्षण दोनों अलग अलग चीज है, तो इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि दोनों को अलग समझना चाहिए, एक ही नहीं समझना चाहिए। आत्मनिरीक्षण या स्वनिरीक्षण में भाव और प्रतिमा निर्माण का प्रायः अभाव रहता है। अवैज्ञानिक विधि होने के कारण वर्तमान समय में इसका प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक मानसिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले इस विधि का प्रयोग किया जाता था, अब इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इतना गहन अध्ययन या गहन चिंतन मनन कोई नहीं करता है। अगला है देखिए बहिर्दर्शन विधि यानी एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें देखिए किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करके उसके व्यवहार के कारणों को जानना बहिर्दर्शन है। इसमें देखिए हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके व्यवहार को देखकर फिर निर्णय लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो ये विधि उसके अंतर्गत आती है। देखिए बहिर्दर्शन विधि को पर अवलोकन विधि या पर निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रतिपादन देखिए व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक जॉन बी वाटसन के द्वारा किया गया था। यानी ये व्यवहारवादी विधि है, कोई भी प्राणी किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस सिचुएशन में वो कैसा कार्य कर रहा है, उसी के आधार पर दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी वो चीज लागू करना, यही इसका मुख्य जो है सिद्धांत है। देखिए इस विधि को इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। देखिए आधुनिक समय में यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयुक्त की जाने वाली विधियों में सर्वाधिक प्रमुख विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। उसके अलावा देखिए बहिर्दर्शन विधि में व्यक्ति के व्यवहार, उसके आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाया जाता है। इसमें देखिए देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, उसके कार्य करने का तरीका ऐसा क्यों है, और फिर देखकर उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है और उसमें निष्कर्ष प्रदान किया जाता है। देखिए उदाहरण स्वरूप देखिए कि व्यक्ति क्रोधित अवस्था में क्यों आता है,
क्रोधित अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, क्रोध की व्यक्ति के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्रोध के कारण व्यक्ति में क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे बातों की जानकारी किसी क्रोधित व्यक्ति को सूक्ष्म अवलोकन करके ज्ञात किया जा सकता है तथा इनके आधार पर क्रोध से संबंधित व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। देखिए, आप किसी व्यक्ति को क्रोध आने पर वो क्या क्या करता है, तो जब किसी क्रोधित व्यक्ति को देखेंगे तभी पता चलेगा कि वो उस समय कैसा सोचता है, कैसा बात करता है, कैसा व्यवहार करता है, उसकी शरीर की जो वो है बनावट है वो किस प्रकार से हो जाती है, उसका चेहरे का इंप्रेशन कैसा हो जाता है। जब ये देखेंगे तब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे यदि किसी व्यक्ति की आंखें लाल हों, भवें तनी हों तथा वह तेजी से अपने हाथों को इधर उधर फेंकता हुआ जोर जोर से बोल रहा हो, तो उसके इस व्यवहार को देखकर अन्य व्यक्ति समझ जाते हैं कि वह क्रोधित अवस्था में है। अब जैसे देखिए, अगर किसी को बताना हो कि क्रोध क्या होता है तो क्रोध को कैसे एक्सप्लेन करेगा। जब किसी क्रोधित व्यक्ति को देखा रहेगा, अब वो जानता है कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, उसकी आंखें लाल होती हैं, भौहें तनी होती हैं, वो जोर जोर से अपने हाथों को इधर उधर कर, तो बता देगा कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो गुस्से में है, क्रोध में। तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगला है जीवन इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री मेथड। इसमें देखिए, किसी व्यक्ति के भविष्य की बातों को देखा जाता है, यानी भविष्य में व्यक्ति किस प्रकार का था, उसने कौन कौन से कार्य किए थे, इसको देखकर किसी निर्णय को लिया जाता है। देखिए, कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को किसी व्यक्ति विशेष अथवा वंश विशेष अथवा वर्ग विशेष की विलक्षणता तथा समस्याओं को जानना होता है, तब मनोवैज्ञानिक प्रायः जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कोई व्यक्ति इस समय कैसा कार्य कर रहा है और वो कार्य क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी होता है। भविष्य में वो कैसा, यानी उसके पूर्वज कैसे थे, उसके जो डिपेंडेंट पहले के जो लोग थे वो कैसे थे, तो ये चीजें जानकर तब हम निर्णय लेते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति की विलक्षणता का मनोवैज्ञानिक अथवा शैक्षिक अध्ययन किया जाता है, वह कोई अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू, प्रतिभाशाली, समाज विरोधी कार्य करने वाला, समस्यात्मक बालक आदि कुछ भी हो सकता है। देखिए, जिस भी बालक या किसी व्यक्ति का इस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति झगड़ालू है तो क्यों है, भविष्य में वो कैसा था, अभी वो प्रतिभाशाली है तो पहले कैसा था, अभी वो ज्यादा सफल हो गया तो इसके पहले कैसे था। तो ये सारी चीजें जब देखी जाती हैं तो वो व्यक्ति इतिहास विधि में आती है। इसके अंतर्गत देखिए, व्यक्ति की विलक्षणता का कारण उसकी भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण के आधार पर निर्धारित होता है। कोई व्यक्ति बहुत अलग है, अलग कार्य कर रहा है, तो उसके लिए उसका परिवार जिम्मेदार हो सकता है, उसका समाज जिम्मेदार हो सकता है, और उसके आसपास की जो मौजूद भौतिक सुविधाएं हैं वो हो सकती है। व्यक्ति अपनी पूर्वगत परिस्थितियों तथा पूर्व अनुभवों के फलस्वरूप तरह तरह का विलक्षण व्यवहार करने लगता है। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार, जो भूतकाल की परिस्थितियां थी उसके आधार पर उसी प्रकार से व्यवहार करता है। देखिए, मनोवैज्ञानिक गण व्यक्ति के विलक्षण व्यवहार के वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके जीवन इतिहास का अध्ययन करते हैं। इसके लिए देखिए, वो क्या करते हैं कि वे उस व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों, संबंधियों, मित्रों, अध्यापकों आदि से उस व्यक्ति के द्वारा विगत में किए गए क्रियाकलापों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ अलग व्यवहार करता है या कोई अपराधी है, उसने ऐसा अपराध क्यों किया, तो जब उसके बारे में जानना होगा तो लोग क्या करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके माता पिता से पूछते हैं, उसके सगे संबंधियों से पूछते हैं, मित्रों से पूछते हैं, समाज में अगल बगल के पड़ोसियों से पूछते हैं कि ये व्यक्ति क्या पहले भी ऐसे ही था या इसने ऐसा किस लिए किया। तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, हाँ मेरा बेटा ऐसा नहीं था, उसने इस वजह से ऐसा किया, मेरा भाई ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि यह व्यक्ति रियल में उस प्रकार से नहीं है, बल्कि किसी परिस्थिति के कारण उसने ऐसा किया। देखिए, कभी कभी व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास तथा उसकी रुचियों और अनुभवों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके मनोवैज्ञानिक उन कारणों की खोज करता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता
उत्पन्न हुई। अब देखिए वो विभिन्न प्रकार के कारक ढूंढता है कि वो कैसा है, क्यों हुआ, किसी बीमारी की वजह से हुआ है, किसी परिस्थिति की वजह से हुआ है, किसी अनुवांशिक कारण से हुआ है, तो ये सारी चीजें पता लगाया जाता है। देखिए तो इस प्रकार से देखिए स्पष्ट हो जाता है कि जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य उन कारणों को ज्ञात करना है जो व्यक्ति अथवा वंश अथवा वर्ग को किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि इसके घर के सभी लोग ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही करता है, या ये पहले से इनके यहाँ ऐसे चला आ रहा है, ये भी ऐसे ही कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये चीजें होती है। अगला देखिए विकासात्मक विधि, डेवलपमेंट मेथड। इसमें देखिए विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि यानी जेनेटिक मेथड भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत देखिए व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक किस प्रकार से विकास हुआ है उसके विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है तथा उसका विश्लेषण करके व्यक्ति के विकास पर उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव को देखता है। अब देखिए विकासात्मक विधि में देखा जाता है कोई व्यक्ति कैसे सिस्टम बाय सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो उसमें उसके जीन को देखा, अनुवांशिकता को देखा है कि अनुवांशिक रूप से उसके परिवार के सभी लोग इसी प्रकार से हैं कि कोई दूसरा वजह है, तो ये पता लगाता है। और कैसे कोई बालक जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक ये कार्य कर रहा है, ये भी उसमें पता लगाया जाता है। देखिए दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विकासात्मक विधि में विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक आदि पक्षों के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं, हर अवस्था में कोई व्यक्ति कैसे कार्य करता है, कैसे उसने कार्य किया, ये सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए इससे हम लोग को देखने को यह मिल रहा है कि यह विधि दीर्घकालीन विधि है जिसमें कभी कभी अनेक वर्षों तक प्रदत्तों को एकत्रित करना। इसमें देखिए बहुत लंबी विधि होती है। अब किसी व्यक्ति को हम लोगों ने देखा और उसको व्यक्ति को मैंने देखा जैसे कि वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, तो अब उसके उस पूरे विकास का, डेवलपमेंट का अध्ययन करने के लिए उसके बचपन से किए गए कार्यों का हमको लेखा जोखा ढूंढना होगा। तो ये बहुत लंबी विधि हो जाती है। देखिए यह विधि काफी हद तक जीवन इतिहास विधि के समान है। देखिए ये जो हिस्टोरिकल मेथड था उसी से मिलती जुलती, उसमें भी देखिए किसी व्यक्ति के पिछले कार्यों का पूरा लेखा जोखा, समय में पिछले समय के दौरान उसने किस प्रकार से कार्य किया, ये चीजें इसमें पता की जाती है। देखिए जीवन इतिहास विधि तथा विकासात्मक विधि में प्रमुख अंतर यह है कि जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति से संबंधित सूचना में अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराते थे, जबकि विकासात्मक विधि में मनोवैज्ञानिक स्वयं अवलोकन करके अथवा मापन करके सूचनाओं को प्राप्त करते। देखिए इन दोनों विधियों में मिलता जुलता अंश दिख रहा है, लेकिन अंतर है। क्यों? क्योंकि जो जीवन इतिहास विधि है उसमें व्यक्ति दूसरे लोगों से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन जो विकासात्मक विधि है उसमें किसी दूसरे से नहीं पूछता है बल्कि उस व्यक्ति से स्वयं पूछता है। देखिए जीवन इतिहास विधि में मनोवैज्ञानिक का परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। देखिए जो जीवन इतिहास विधि थी उसमें परिस्थितियों पर मनोवैज्ञानिक का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन इस विधि में नियंत्रण होता है। देखिए यह केवल व्यक्ति से संबंधित विगत सूचनाओं को प्राप्त करता है, जबकि विकासात्मक विधि में कभी कभी उसे परिस्थितियों को नियंत्रित करना होता है तथा यह लंबे समय तक घट रही घटनाओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करता है। देखिए विकासात्मक विधि के दो परस्पर भिन्न प्रारूप होते हैं, पहला कालानुक्रमिक तथा दूसरा अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल। देखिए कालानुक्रमिक विधि में व्यक्तियों के एक ही समूह का थोड़े थोड़े अंतराल पर अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, जबकि देखिए अनुप्रस्थ काट विधि में भिन्न भिन्न स्तर के अनेक समूहों का एक साथ अध्ययन करके निष्कर्ष प्राप्त। इसमें देखिए क्या होता है, एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है बस थोड़े थोड़े अंतराल पर किया, और इसमें भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग स्तरों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इन दोनों से स्पष्ट क्या हो जाता है कि दोनों ही विधियों में मुख्य जोर विकास क्रम के विभिन्न सोपानों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करने और उनसे तक संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए अगली जो विधि है वो तुलनात्मक विधि है यानी कंपैरेटिव मेथड, यानी किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का, समानता का अध्ययन करना है तो इसमें दो लोगों से आपस में तुलना की जाती है कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है और अगला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो दोनों में किस प्रकार का अंतर है।
यानी दोनों में कौन सा बेहतर है, किसका व्यवहार अच्छा है, किसका व्यवहार सही नहीं है। इसमें देखिए प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि दो जंतुओं का, दो जीवों का, महिला पुरुष का या दो पुरुषों का, दो महिलाओं का अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन, कि इस उम्र के दो बालक हैं तो उनका व्यवहार किस प्रकार का है, उसी उम्र की दो महिलाएं हैं तो उनका व्यवहार कैसा है, एक महिला का एक पुरुष से व्यवहार किस प्रकार का अलग है, क्या मिलता जुलता है, ये सारा चीज इसी विधि के अंतर्गत किया जाता है। देखिए जैसे पशुओं तथा मानवों के व्यवहारों की तुलना करना, दो प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना करना, विभिन्न वातावरण में पाले गए बालकों की तुलना करना, लड़के तथा लड़कियों के व्यवहारों की तुलना करना। अब देखिए दो लड़के हैं सेम एज के, लेकिन एक गांव में रहता है एक शहर में रहता है, तो अब उसके व्यवहार की तुलना करनी है तो डिफरेंस आएगा। उसी प्रकार से देखिए एक लड़की है जो गांव में रहती है एक शहर में रहती है, उनके व्यवहार का तुलना करेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो यही चीज होता है इस विधि में, इसी प्रकार से तुलना करके और फिर जो निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। देखिए उदाहरण के लिए सीखने के लगभग सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रारंभ में पशुओं, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, कबूतर, चिंपांजी आदि के ऊपर प्रयोग करके किया गया था तथा बाद में मानव जाति के ऊपर इसकी उपयोगिता प्रभावशीलता ज्ञात की गई। देखिए इस विधि के द्वारा सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए थे, परीक्षण किए थे, वो सब किसके ऊपर किए, जानवरों के ऊपर किए, और उस जानवर के द्वारा किसी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार किया गया, उसी के व्यवहार की तुलना मनुष्यों के साथ कर दी गई। तो इसलिए देखिए कभी कभी समस्या आती है कि किसी परिस्थिति में कोई जानवर किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य भी उसी प्रकार का। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक तार्किक प्राणी माना जाता है, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, तो उसके व्यवहार में अंतर होना संभव है। अब देखिए पशुओं तथा अन्य प्रजातियों के व्यवहारों से तुलना करके मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करने के कारण ही इस विधि को तुलनात्मक विधि कहा जाता है। देखिए पशुओं का मानवों के साथ, एक दूसरे प्रजाति के मानव का दूसरे प्रजाति के मानव के साथ तुलना करके इस विधि में निष्कर्ष निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम तुलनात्मक विधि। अब अगला है देखिए मनोविश्लेषणात्मक विधि यानी साइको एनालिटिकल मेथड। देखिए इस प्रकार की जो विधि है, इस विधि का देखिए प्रतिपादन जो किया था व्यक्ति यानी मनोवैज्ञानिक, उसका नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने ही इस विधि को प्रतिपादित किया था और यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसमें देखिए फ्रायड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए इस विधि में उन्होंने बताया कि व्यक्ति जब चेतन अवस्था में रहता है, यानी एकदम सचेत अवस्था में रहता है, तब तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जब व्यक्ति पूरी तरह से चेतन अवस्था में नहीं रहता। जैसे देखिए कभी किसी व्यक्ति को जब चोट लग जाती है, या व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है, या जब सो के उठता है, नींद में होता है, तब उसका व्यवहार सामान्य से अलग होता है, तो वो होती है अचेतन या अर्धचेतन अवस्था। तो व्यक्ति जैसे पूरी तरह से एक्टिव कार्य करता है, तो उसी प्रकार से इन अवस्थाओं में वैसा कार्य नहीं करता है। देखिए अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं, भावनाओं का पुंज होता है तथा यह सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने ही इन अतृप्त अथवा दमित इच्छाओं से प्रभावित होता रहता है। देखिए मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत प्रक्षेपी विधियों, स्पंद विश्लेषण आदि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे इन अतृप्त इच्छाओं का परिष्कार अथवा मार्गांतरण करके व्यक्ति के व्यवहार को सुधारा जा सके। देखिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा अचेतन अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और चेतन अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो चेतन अवस्था में जो व्यवहार हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है और अचेतन अवस्था में वो कैसे कर रहा है। जैसे देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो शराबी टाइप के होते हैं, वो देखिए जब सामान्य स्थिति में होते हैं तब किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और जैसे ही वो शराब पी लेते हैं तो बहुत से लोगों को, जो उनके दोस्त होते हैं, उन्हीं को गाली देने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, इसी चीज का पता वो व्यक्ति लगाता है। उसको लगता है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति से नाराज है और उसको सही सिचुएशन में वो उसको कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो वो उसको उसकी नाराजगी को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है, वो उस तरीके से जब शराब पी लेता है तब उसको कहता है, और लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो नशे में बोल दिया उन्होंने।
लेकिन वो व्यक्ति नशे में नहीं, बल्कि उसके अंदर उसके प्रति जो भी कुंठित इच्छा थी वो उसी को उसको कह रहा है। देखिए, इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह विधि असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की असामान्यता का निदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए, अचेतन में निहित व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं को जानने के लिए शब्द साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण इत्यादि विभिन्न प्रक्षेपी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें स्वप्न का भी विश्लेषण किया जाता है। अगर व्यक्ति किसी कार्य को लगातार करते चला आ रहा है, किसी काम में वो हमेशा व्यस्त रहता है, जुड़ा रहता है, तो कभी कभी देखेंगे जब व्यक्ति सोए रहता है तो सोए समय भी वो बड़बड़ाता है, उसी चीज को बोलता है। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति का चेतन और अचेतन अवस्था में व्यवहार किस प्रकार से है। अब देखिए, अगली विधि है नैदानिक विधि, यानी डायग्नोस्टिक मेथड। इसमें देखिए क्या होता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाया जाता है, उसका डायग्नोस किया जाता है। जैसे देखिए, जब किसी को बीमारी हो जाती है तो आप क्या कराने जाते हैं, डायग्नोसिस कराने, जांच कराने जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जांच डॉक्टर के द्वारा की जाती है, और फिर उस जांच के बाद फिर वो क्या करता है, उसका इलाज करता है। तो ये विधि भी उसी प्रकार की है कि किसी बालक के, किसी स्टूडेंट के व्यवहार का पता लगाया जाता है कि वो व्यवहार इस प्रकार से कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और फिर जब उसका कारण पता लगा लिया जाता है तो फिर उसका तरीका बताया जाता है कि इसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत विधि है तथा इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा। देखिए, उसके जो आने वाली समस्याएं हैं, उसके व्यवहार का जो कारण है, उसका निदान किया जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन प्रदान किया जाता है। यह विधि देखिए व्यक्तिगत होती है, यानी सामूहिक से नहीं होती, किसी एक एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। यह विधि छात्रों में देखिए अवांछनीय व्यवहार तथा शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष। देखिए, यह क्या है, इंडिविजुअल होती है। किसी क्लास में कोई बालक अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है तो स्टूडेंट उसके पास जाके उसका पता लगाते हैं कि वो कर रहा है ऐसा तो क्यों कर रहा है, तो उससे पूछते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं, तब वो बताता है। और फिर जब वो कारण बताता है कि हाँ ऐसे था इसलिए मैंने ऐसे किया, या मुझे सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं ऐसे बैठा हूं, या मैं अपने दोस्तों से इस चीज के बारे में सही तरीके से नहीं समझ पा रहा था इसलिए पूछ रहा था। देखिए, इसमें उदाहरण में देखिए, जैसे पिछड़े बालकों की कठिनाइयों को जानना, उच्च मानसिक योग्यता वाले छात्रों की शैक्षिक असफलता को जानना, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के कारणों को जानना, हकलाने वाले बच्चों के हकलाने के कारणों को जानना इत्यादि। देखिए, किसी भी बालक को पढ़ने लिखने में कठिनाई हो रही है, कोई व्यक्ति अपराध किया तो ऐसा किस लिए किया, या फिर कोई बालक जो है उसकी मानसिक क्षमता बहुत उच्च क्वालिटी की है तो कैसे है, कोई बालक हकला रहा है तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करना। ऐसे बालकों या व्यक्तियों की देखिए मनोदशा का गहन अध्ययन करने, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को जानने तथा उनके व्यवहार के कारणों को समझने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निदानात्मक विधि के द्वारा व्यक्ति के जटिल तथा अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ज्ञात करके उन्हें दूर करने के उपचारात्मक उपाय भी बताए जाते हैं। सब कुछ कारण जान लिया जाता है और फिर उसको दूर करने का उपाय बताया जाता है। अगली विधि है देखिए सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। सर्वे के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का क्षेत्र में जाकर फील्ड विजिट करना, विजिट करके वहां से आंकड़े एकत्रित करना। देखिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक तथा पर्याप्त प्रचलित विधि है। इस विधि में देखिए प्रायः व्यक्तियों के किसी छोटे प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, इसलिए इसे सांख्यिकी विधि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आप किसी व्यक्ति से संबंधित या किसी बालक से संबंधित, किसी व्यवहार से संबंधित अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उस क्षेत्र में जाकर वहां से आंकड़े एकत्र किए, छोटे बहुत भी आंकड़े एकत्रित कर लिए जाते हैं और उसके आधार पर व्याख्या करके एक निष्कर्ष परिणाम दे दिया जाता है। देखिए, इस विधि से प्राप्त सूचनाओं एवं उसके आधार पर विकसित सिद्धांतों तथा नियमों को लगभग सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि एक क्षेत्र में कोई व्यक्ति गया और वहां रहने वाले सभी लोगों से
प्रश्न न पूछकर बल्कि कुछ लोगों से सवाल जवाब करता है और उससे जो निष्कर्ष प्राप्त करता है वो कहता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग इसी प्रकार से। ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक तरीका है कि एक तरह से सबका सर्वेक्षण करेंगे, सबका इंटरव्यू लेंगे, सबसे मत लेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, जल्दी रिजल्ट देना है तो कुछ लोगों का रिजल्ट देख लीजिए, बात कर लीजिए, उनसे डाटा एकत्रित कर लीजिए और फिर उसी के आधार पे रिजल्ट दे दीजिए। देखिए, शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि को एक अत्यंत उपयोगी विधि स्वीकार किया जाता है। क्यों किया जाता है कि जैसे देखिए, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो क्लास के हर बच्चे से सवाल जवाब नहीं करता है। वो कुछ बच्चों को उठा के रैंडमली खड़ा करके कुछ सवाल पूछेगा। अगर क्लास का बच्चा वो जवाब नहीं दे पाया तो वो बाहर का आदमी क्या अनुमान लगाता है कि इस क्लास के बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, ये होता है। तो इसी तरह से विधि उपयोग है। उसी प्रकार से देखिए, किसी समस्या के बारे में अगर जानना है तो उस समस्या को जानने के लिए कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और फिर उसी के आधार पर कहा जाता है कि ये सभी लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इनमें ये कमी है। इसमें देखिए, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण आदि मापन उपकरणों की सहायता से संकलित पद्धतियों का सांख्यिकी ढंग से विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त किया जाता है। इसमें देखिए, जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वो कई तरीके से। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कुछ लोगों का साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ लोगों से प्रश्न उत्तर किए जाते हैं और कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। तो इसके आधार पर एक कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक, देखिए, इस विधि से प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता संकलित प्रदत्तों की विश्वसनीयता पर निर्भर है। अब देखिए, इस विधि से अगर कोई रिजल्ट लिया जा रहा है तो वो डाटा कैसा है, वो अगर विश्वसनीय नहीं है तब फिर रिजल्ट भी प्रभावित हो जाता है। तो डाटा बहुत ही विश्वसनीय होना चाहिए। यदि प्रतिदर्श अपने समग्र का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व कर रहा है एवं प्रदत्तों का संकलन वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है तथा वैध ढंग से है, तो इस विधि से प्राप्त परिणामों की परिशुद्धता और सामान्यकरण क्षमता बढ़ जाती है। अब देखिए, किसी स्टूडेंट से जो सवाल जवाब किया गया, उससे जो उत्तर प्राप्त किया गया, उसको अगर उसी तरीके से बेहतर तरीके से नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, नहीं उसका उपयोग किया जाएगा, तो जो कंक्लूजन आएगा, रिजल्ट आएगा, वो गड़बड़ आएगा। अब जैसे किसी क्लास में जाके कुछ बच्चों से सवाल पूछा गया और उन बच्चों ने जवाब अगर सही दिया तो उसको जब रिजल्ट आपको जारी करना है तो उस जवाब का सही से उपयोग करना है। आप उसमें भेदभाव नहीं करेंगे कि नहीं ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम कैसे दिखाएं कि नहीं ये कमजोर है, इनको कमजोर नहीं बताना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यही चीज इसमें बताई जा रही है कि विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और वैध होना चाहिए। देखिए, सर्वेक्षण में संपूर्ण जनसंख्या से भी प्रदत्त संकलित किए जा सकते हैं अथवा जनसंख्या से छोटे किसी प्रतिदर्श से भी प्रदत्त। अब इसमें होता है सभी बच्चों से किया जा सकता है, मना नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा, समय लगेगा और थोड़ा जटिल हो जाएगा। देखिए, इसमें प्रतिदर्श चयन के लिए प्रारूप देखिए, यादृच्छिक विधि, क्रमबद्ध यादृच्छिक विधि, स्तरीकृत यादृच्छिक विधि, गुच्छ यादृच्छिक विधि और बहुसोपान यादृच्छिक विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जो इसमें डाटा एकत्रित किए जाते हैं उसका तरीका बताया जा रहा है कि रैंडमली किसी से भी पूछ लिया जा सकता है, क्रम से पूछा जाता है। देखिए, बहुत से ऐसे एग्जामिनर आते हैं कि अगर रो में बच्चे बैठे हुए हैं तो एक बेंच से एक बच्चे से सवाल पूछ लिए तो वो एक अनुमान लगा लेते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि एक यहां से पूछे, एक वहां से पूछे, एक वहां से पूछे, ऐसे ऐसे पूछते हैं। तो भी कभी कभी आप लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में जो एग्जामिनर आते हैं तो 5-5 लोगों को बुलाते हैं एक साथ, तो 5 लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उत्तर कभी एक ही 2 बालक से या बालिका से लिया जाता है और उसके आधार पर अनुमान लगा लिया जाता है और उसका रिजल्ट सबको बराबर दे दिया। अब उसमें पता चले, हो सकता है कि कोई बालक बालिका बहुत अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर जानता हो लेकिन उससे पूछा ही नहीं गया, तो अब किसी ने गलत बताया, थोड़ा बहुत सही बताया, तो नंबर सबको उसी हिसाब से मिलता है, तो उसमें नुकसान हो जाता है। देखिए, यही कहा रहा है, कभी कभी प्रारंभिक अध्ययनों के लिए सुविधाजनक प्रतिदर्श, निर्णयात्मक प्रतिदर्श या आवंटन प्रतिदर्श का प्रयोग भी किया जाता है। अगला है देखिए, प्रयोगात्मक विधि। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसमें देखिए, किसी भी निर्णय को लेने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसमें देखिए,
आधुनिक काल में कार्य कारण संबंध को स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि में देखिए परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इस विधि को देखिए कभी कभी नियंत्रित अवलोकन विधि भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक विधि देखिए वैज्ञानिक विधि है तथा यह आधुनिक वैज्ञानिक विधि के सभी प्रमुख सोपानों का अनुसरण करती है। इस विधि में देखिए प्रयोगकर्ता परिस्थितियों अथवा वातावरण को नियंत्रित करके या प्रहस्तरित करके निर्धारित करता है तथा उस निर्धारित परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें देखिए जब किसी बालक का अध्ययन किया जाता है तो उसकी परिस्थितियों और वातावरण को नियंत्रित किया जाता है और फिर तब जाके उसको, जैसे देखिए किसी बालक को पढ़ने में समस्या हो रही है तो पढ़ने में समस्या हो रही है तो उसका कारण क्या है कि वो उसके घर के लोग कम पढ़े लिखे हैं या घर पे उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उस बालक को वैसी सुविधाएं क्लास में उपलब्ध कराई जाती है। अब फिर उसका परीक्षण किया जाता है तो इससे पता चलता है कि वह बालक व्यक्तिगत रूप से पढ़ने में कमजोर नहीं है बल्कि उसको पढ़ने में कमजोर करने के लिए उसकी परिस्थितियां जिम्मेदार है। तो उसी चीज को कंट्रोल किया जाता है। अब फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब निर्णय निकाला जाता है कि यह बालक किस प्रकार का है। अब देखिए यही सब प्रयोगात्मक विधि के बारे में ये सब बताया गया है। देखिए तो प्रयोगात्मक विधि सिंपल क्या है कि किसी बालक के बारे में या किसी डाटा को प्राप्त करने के लिए उसके कारणों को नियंत्रित कर दिया जाता है। किस कारण से ऐसा हो रहा है उसको हटा के, उसको दूर करके तब जाके परीक्षण किया जाए, तब पता चलता है कि नहीं ये बालक या बालिका इस प्रकार से कार्य करने में सक्षम है, बस इसकी परिस्थितियां इसको ऐसा करने से रोक लें। ठीक है, तो आज इतना सारा चीज जो था इस यूनिट में था। अब इसके बाद देखिए ये यूनिट आपका खत्म हो गया और इस यूनिट से संबंधित जो कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आप लोग को बता दी। ठीक है, अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि इसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से और देख लीजिएगा, देखकर इसको नोट्स बना लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। इससे आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों ने इतने देर तक इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखा, समझा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।